हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशंस समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है। पिछले वीडियो में जब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बताया था हमने तो एक ड्यूअल एस्पेक्ट्स बताया था और ड्यूअल एस्पेक्ट्स ही बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशंस है। और इसको अगर हम अकाउंटिंग मैथमेटिकल फॉर्म में बेसिकली लिखते हैं तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या फिर हम लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म में एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। और यही जब हम अकाउंटिंग के टर्म में लेके जाएंगे तो ये क्या कहलाता है, हमारा बैलेंस शीट। स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने देखा था कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग ईयर के एंड में बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के बाद मेनली रिपोर्ट तैयार करते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, दो मेन रिपोर्ट्स हम तैयार करते हैं। तो बैलेंस शीट बेसिकली यही अकाउंटिंग इक्वेशन ही है। और बैलेंस शीट में हम एक साइड लायबिलिटीज सारा लिखते हैं और दूसरे तरफ हम सारे एसेट्स को लिख देते हैं, और दोनों साइड की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, इक्वल होगी। ये दोनों इक्वल अगर है तो हमारा बैलेंस शीट प्राइमा फेसिया ये माना जाता है कि हमने अकाउंटिंग सही करी है। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उस सारे ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड कर देंगे तो आफ्टर रिकॉर्डिंग, या इवन सिंगल ट्रांजैक्शंस है, उस सिंगल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होने के बाद हमारा ये इक्वेशंस क्या होगा, इक्वल मिलेगा। अब यहाँ से जैसे सपोज करिए कि हमें एसेट्स पता है, लायबिलिटीज पता है बिगनर्स के लिए बेसिकली, अब हमें कैपिटल निकालना होगा। तो कैपिटल निकालने के लिए दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। वैसे ही अगर हमें लायबिलिटीज पता करना है और दो चीज़ है हमारे पास, तो एसेट्स माइनस कैपिटल। तो इस ढंग से हम तीन इक्वेशंस बेसिकली डिराइव कर लेते हैं। अब ड्यूअल एस्पेक्ट्स में भी हम लोग ने यही देखा था, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और मैथमेटिकल फॉर्म में है, इक्वेशन के फॉर्म में है, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया अकाउंटिंग इक्वेशन। नहीं तो ये एक्चुअल में बैलेंस शीट का ही मैथमेटिकल फॉर्मेट है। अब कैसे हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली, स्टेप्स कैसे हम करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाएंगे कैसे हर एक ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए पूरी अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी, तब हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। लेकिन इक्वेशन सिंपली आप लोग स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं इस ढंग से ट्रांजेक्शन्स को। अब कोई भी ट्रांजेक्शन्स है उसमें हमने एक चीज़ बताया था, डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें कहा था कि हर एक ट्रांजेक्शन्स के अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं और उस दोनों एस्पेक्ट्स को हमें क्या करना होता है, बिजनेस में रिकॉर्ड करना होता है। और जब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारा ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं होगा। तो किसी भी ट्रांजेक्शन्स में अगर आप देखेंगे तो जो दो इफेक्ट होगा, उस दोनों इफेक्ट्स में से इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारा क्या होगा, बैलेंस मिलेगा। अगेन टर्मिनोलॉजी का भी हमने वीडियो बना के आप लोगों को दिया था, और 2-3 वीडियो थे मेरे ख्याल से जिसमें बड़े सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए थे। और मेनली वहाँ पे जो टर्म्स हमने डिस्कस किया था उसमें अगर इम्पोर्टेंट की बात करें, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, ये सारे टर्म्स डिस्कस किए थे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यही सब चीज़ आएगा आपके पास। अब हर एक ट्रांजेक्शन्स में अगर देखोगे तो दो एस्पेक्ट्स की जो हमने बात की, वो दो एस्पेक्ट्स जो होता है या तो दो फॉर्म में होगा या फिर तीन फॉर्म में होगा, यानी कि तीन पार्ट होंगे उसमें या फिर दो पार्ट होंगे। तो उसको आपको सही तरीके से समझना जरूरी है कि कैसे वो मूव करेगा, या तो कुछ बढ़ेगा या कोई चीज़ घटेगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो पहले हम उसके कंसेप्ट को समझा देते हैं और फिर एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे कि कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाएंगे। अब ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। अब ये चारों कहीं ना कहीं लिंक करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स की। अब एसेट्स क्या होगा, अगर इंक्रीज होता है, अगर हम केसेस देखें, अगर एसेट्स हमारा एक एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाके पड़ सकता है, या क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसके इफेक्ट होने के। एक एसेट्स अगर बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट प्रैक्टिकली हमको समझाते हैं। जैसे बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस हुआ,
कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर। ऑनर ने पैसा दिया तो बिजनेस के पास क्या आ गया, कैश। और हमें पता है कि कैश क्या है, एसेट्स है। एसेट्स क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या है, ऑनर का वैल्यू भी तो बिजनेस में बढ़ा। ऑनर ने जो पैसा दिया उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। इसका सेकंड इफेक्ट क्या हो गया, कैपिटल इंक्रीज करेगा। देन और क्या हो सकता है, अब सपोज करो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। गुड्स परचेज किया आपने, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब यहां पे दो इफेक्ट, एक तो हमारा गुड्स आ गया, तो गुड्स हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स। दूसरा हमने उधार में गुड्स लिया, तो उधार में गुड्स लिया तो इसका मतलब है लायबिलिटी क्या हो गई हमारी, इंक्रीज कर गई। तो लायबिलिटीज इंक्रीज कर सकता है, एक इफेक्ट ये भी हो सकता है। एक और इफेक्ट देखते हैं। अब हमने जो गुड्स परचेज किया बाय कैश, गुड्स परचेज बाय कैश। अब यहां पे क्या हुआ, गुड्स आ गया, हमारा एसेट्स इंक्रीज कर गया, लेकिन दूसरी तरफ ये जो कैश है ये भी हमारा एसेट्स है, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा कोई एसेट्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये तीन इफेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। यानी कि एक एसेट्स अगर हमारा इंक्रीज करता है, एसेट्स अगर हमारा इंक्रीज करता है तो आइदर कैपिटल इंक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज या फिर एसेट्स डिक्रीज, इस तीनों में से कोई दूसरा इफेक्ट होगा। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे कि कौन सा चीज हमारा बढ़ रहा है या कौन सा चीज घट रहा है। वो क्या हो जाएगा, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस बन जाएगा। ठीक उल्टा अगर इसको देखोगे, अगर एसेट्स डिक्रीज करेगा, एसेट डिक्रीज करेगा, सपोज करो कि ऑनर ने बिजनेस से पैसा पर्सनल काम के लिए लेके चला गया, तो हमारा एसेट्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो कैपिटल भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। या फिर हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी तो कैश क्या हो गया हमारे यहाँ से कम हो गया, तो एसेट डिक्रीज हो गया तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। और ठीक यहाँ उल्टा भी हो सकता है। तो जो यहाँ पे इंक्रीज के केसेस में था, ठीक डिक्रीज के केस में अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर जब डिक्रीज होगा तो यहाँ इंक्रीज वाला डिक्रीज और डिक्रीज वाला इंक्रीज। वैसे ही आप लायबिलिटीज को भी करके देख सकते हो कि लायबिलिटीज हमारा इंक्रीज होगा तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा इन तीनों पे। हमारा अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या क्या इफेक्ट करेगा, तो एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। देन हम इनकम और एक्सपेंस की बात करते हैं। अगेन इनकम और एक्सपेंस अगर कहें तो एक ढंग से एक्सपेंस करते हैं तो कैश आउटफ्लो आता है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा। इनकम, पैसे अगर हमारे पास आते हैं तो हमारे लिए एसेट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन टर्मिनोलॉजी में और उसके बाद वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि एक्सपेंस, जो कुछ एक्सपेंस होते हैं दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। इनकम में भी हमने बताया था एक्रूड इनकम क्या होता है या प्री रिसीव्ड इनकम क्या होता है। तो वहाँ पे भी हमने आपको समझाया था कि जो आउटस्टैंडिंग हमारा एक्सपेंस होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा हमारे लिए, एसेट्स। सिमिलरली एक्रूड इनकम, अगर हमारा एक्रूड इनकम है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स। और प्री रिसीव्ड, और प्री रिसीव्ड इनकम यानी कि एडवांस में हमने किसी से पैसा ले लिया है काम करने से पहले, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो एक्चुअल एक्सपेंस हो गया या एक्चुअल इनकम है जिसका पेमेंट मिल गया तो एसेट लायबिलिटी समझ में आ गया। अगर वो केसेस आउटस्टैंडिंग का हो, अगर वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस का हो या प्री रिसीव्ड इनकम का हो या फिर एक्रूड इनकम का हो, तो उसको भी हम इसी ढंग से एसेट्स और लायबिलिटीज में क्लासिफाई करके और फिर हम उसको क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस में उसकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर जाके अकाउंटिंग इक्वेशंस चेक करके देखेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उस एग्जांपल के बेसिस पे एक एक एग्जांपल सिंगल ट्रांजैक्शंस लेंगे और सिंगल ट्रांजैक्शंस के बेस पे हम अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हम प्रॉपर इलस्ट्रेशंस पे चलेंगे या प्रॉपर एग्जांपल पे चलेंगे। जैसे सपोज करो हमने एक स्टेटमेंट लिखा, मिस्टर एक्स स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड मशीनरी ₹50,000।
अब ये सबसे पहले हमें क्या देखना है, ट्रांजेक्शन्स है, यस ट्रांजेक्शन्स है। अब ट्रांजेक्शन्स है तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी। अब हम आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस पे। अकाउंटिंग इक्वेशंस याद हो चुका है हम लोगों को, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब देखिए, मिस्टर एक्स स्टार्ट बिजनेस विथ कैश एंड मशीनरीज। टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आया है अभी भी तो एक बार आप पीछे उस वीडियो पे जाइए जिसमें हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस किया था, उसको एक बार पढ़िए। उसमें कोई डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे मेल पे आप कोई भी डाउट्स है तो उसको भेजिए। मैं आपको उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा, आपको जहाँ पे भी दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट करूंगा। लेकिन टर्मिनोलॉजी नहीं आएगा, अकाउंटिंग इक्वेशंस नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आपका प्रैक्टिकल्स नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में कह रहा है कि मिस्टर एक्स है कोई जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है जिसमें 1 लाख रुपया कैश और 50,000 का मशीन बिजनेस में रखता है। अब कैश बिजनेस में आया ना, तो कैश किसका हो गया, बिजनेस का हो गया। एसेट्स का डिफिनेशन अगर याद होगा तो क्या होता है, वो अपना होता है, ऑनरशिप होता है। अब ये पैसा किसका है, बिजनेस का है। तो बिजनेस में कैश आ गया, कितना कैश आया जी, 1 लाख रुपया कैश आया। तो 1 लाख रुपया बिजनेस का क्या हो गया, एसेट्स हो गया। किसके रूप में, कैश के रूप में। देन मशीनरीज, अब ऑनर ने बिजनेस को पैसा दे दिया, सॉरी मशीन दे दिया, तो मशीन किसके नाम से हो गया, बिजनेस के नाम से हो गया। ऑनरशिप किसका हो गया, बिजनेस का हो गया। तो मशीनरी भी बिजनेस का क्या हो गया, एसेट्स हो गया। कितने का मशीनरी हो गया, 50,000 का मशीनरी हो गया। अब यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंगली 2 एसेट्स बिजनेस के पास आ गए, 1 लाख रुपीज का कैश और 50,000 का मशीनरीज। अब ये दिया किसने, किसने दिया भाई, ऑनर ने दिया। और ऑनर बिजनेस में कोई भी चीज इन्वेस्ट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो 1 लाख और 50,000, टोटल वैल्यू कितनी हो गई कैपिटल की, 1,50,000। अब हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद, अब यहाँ पे पार्टिकुलर्स में आप इसी क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे कि मिस्टर एक्स स्टार्ट बिजनेस विथ दिस दिस दिस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल करके देखेंगे। आप देखोगे इक्वेशंस आपका बैलेंस मिलेगा, 1,50,000 टोटल एसेट्स, 1.5 लाख रुपए का कैपिटल, 1.5 लाख रुपए का लायबिलिटीज हमारे पास क्या है, 0, इक्वेशन बैलेंस। सिमिलरली अगर आप दूसरा ट्रांजेक्शन, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि बिजनेस ने क्या किया है, परचेज गुड्स ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर वाई थ्रू कैश। अब देखो यहाँ पे मिस्टर वाई वर्ड जरूर हमने यूज किया हुआ है, लेकिन आगे लिखा हुआ है थ्रू कैश। इसका मतलब बिजनेस से कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। कितना, 50,000 का हमने गुड्स ले लिया। पार्टिकुलर्स यहाँ पे अगेन आप लिख लेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 2, 50,000 का गुड्स हमने कैश में परचेज किया, तो 50,000 हमने कैश दे दिया मिस्टर वाई को। साथ में हमारे पास क्या आ गया जी, गुड्स आ गया, स्टॉक आ गया। अब गुड्स हमारे पास आ गया, कितने का आ गया, 50,000 का आ गया, ये हमारा भर गया। अब इस ट्रांजेक्शन्स में देखो कि दोनों एसेट साइड में ही इफेक्ट डाल रहा है। 50,000 कैश माइनस हो गया, 50,000 गुड्स प्लस हो गया। तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा इक्वेशंस में अपोजिट डायरेक्शंस में और अपोजिट पे ही इफेक्ट आएगा, एसेट्स पे भी इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, कैपिटल एज इट इज हमारा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। इक्वेशन बैलेंस करेंगे, 1,50,000, ये हमारा लायबिलिटीज एज इट इज 0 का 0 रहेगा। अब देखो यहाँ पे 3 एसेट्स आ गए, 1 इज द 50,000 का गुड्स, 50,000 की मशीनरीज, और कैश रिड्यूस होकर कितना हो गया हमारा, 50,000। 1 लाख में से 50,000 की हमने पेमेंट कर दी है। अब 50, 50, 50 तीनों को ऐड करेंगे, 1,50,000। इस साइड में भी देखोगे राइट साइड में, तो ये भी हमारा 1,50,000। इक्वेशन क्या है, मैच कर गया। एक और इसी में हम पुट करते हैं। अगर सपोज करो जो गुड्स इसने परचेज किया, 50% गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट 20% इन कैश। अब कह रहा है कि जितना गुड्स उसने परचेज किया उसमें से आधा गुड्स उसने बेच दिया। 50,000 का गुड्स हमने परचेज किया था, तो 50,000 में से हमने कितने का गुड्स बेचा, सोल्ड किया 25,000 का गुड्स। 25,000 क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है, 25,000। अब इसको कितने पे बेचा हमने, 20% प्रॉफिट पे बेचा। तो 25,000 का 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे, दैट इज द 5,000 रुपीज। तो इसका मतलब सेल प्राइस हमारा कितना हो गया, 25,000 कॉस्ट और 5,000 का प्रॉफिट। इसका मतलब 30,000 पे हमने गुड्स को बेचा। किस में बेचा, कैश में बेचा। अब कैश में बेचा तो हमारे पास कैश कितना आया हो गया, 30,000 का हमारे पास कैश आ गया। साथ में दूसरा इफेक्ट क्या हुआ,
दूसरा इफेक्ट हमारा हुआ कि गुड्स हमारे यहाँ से मूव किया, और गुड्स जो मूव किया उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 25,000, तो माइनस कितना करेंगे यहाँ से हम 25,000 हम स्टॉक में से या गुड्स में से माइनस कर देंगे। नाउ ये जो 5,000 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, तो प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल। जो भी हमारा इनकम होगा वो कैपिटल के अकाउंट में, यानी कि ऑनर, प्रॉफिट कौन लेगा, बिजनेसमैन लेगा, तो प्रॉफिट उसके अकाउंट में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और कोई अगर एक्सपेंसेस होता है तो उसको हम यहां से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इक्वेशन बैलेंस करके देखिए, कैश हो गया हमारा 80,000, मशीनरी 50,000, तो 30,000 हमारा क्या हो गया, कैश आ गया सेल करने से। 25,000 का जो गुड्स है, जो कॉस्ट ऑफ द गुड्स था हमारा, वो यहाँ से मूव किया, तो हमने गुड्स में से 25,000 को माइनस कर दिया, और प्रॉफिट हम क्या करेंगे, कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। कोई भी प्रॉफिट और इनकम जो होता है वो ऑनर का होता है, हम कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे प्लस करेंगे, और अगर एक्सपेंसेस होता है तो उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब बैलेंस करके देखते हैं, 50 और 30, 80,000 का कैश हो गया हमारे पास, 50,000 की मशीनरीज हो गई, और 25,000 का हमारे पास गुड्स बचा हुआ है। तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,55,000 इक्वल टू 1,50,000 का कैपिटल है, लायबिलिटीज हमारी जीरो है। तो ऐसे ही एक एक इक्वेशंस पे, अब इसमें 10 ट्रांजेक्शन्स हो, 20 ट्रांजेक्शन हो, 100 ट्रांजेक्शन्स हो, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो, हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद आप अगर इस इक्वेशंस को प्रॉपरली वैल्यू पुट करेंगे, उसका जो हमारा लॉजिक है, जो कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, उसके अकॉर्डिंगली आप अगर यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो वो हमेशा इक्वल मिलेगा। अगर आपका किसी भी जगह पे इक्वल नहीं होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन्स के बाद आपका अगर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है, तो इसका मतलब है आपका जो इंटरप्रिटेशन है, आपने जो कंसेप्ट लिया है, आपने जो लॉजिक पुट किया है, वो कहीं गलत हो रहा है, आप कहीं उसके लॉजिक को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस आपके पूरे 5th चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहले इलस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा है, तो पहले आप क्या करें कि बहुत सारे इलस्ट्रेशन जो है उसको सॉल्व करें। इलस्ट्रेशन सॉल्व करने के बाद फिर जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उस पर भी जाएंगे। तो हमने आपको एक कंसेप्ट दे दिया, एक एग्जाम्पल भी आपको समझा दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, फॉर द प्रैक्टिस आप पहले कुछ इलस्ट्रेशंस कीजिए, नहीं समझ में आता है उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियो में हम आपको बड़े सारे जो आपके बुक्स के क्वेश्चंस हैं जो अनसॉल्व है बेसिकली, क्योंकि सॉल्यूशंस जो बना हुआ है, जो इलस्ट्रेशन है उसका सॉल्यूशंस तो आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन जो अनसॉल्व है उसका सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। तो हम जो टिपिकल और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसके कंसेप्ट को समझ के। जिन लोगों को टर्मिनोलॉजी में अभी भी दिक्कत है तो वो पिछले वीडियो पे जाके टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो देख लीजिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये ड्यूअल एस्पेक्ट समझ में आ जाए, आपको एसेट लायबिलिटीज का जो मीनिंग है, डेफिनेशंस है, वो प्रॉपर्ली समझ में आया, जिसकी वजह से आप इस अकाउंटिंग इक्वेशंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्ट को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में या 4 में जो हमने बड़े सारे कंसेप्चुअल चीज़, थ्योरेटिकल चीज़ जो देखा था, उसका जो प्रैक्टिस है बेसिकली यहीं से हो जाएगा। और यहाँ से जब अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो सारे टर्म्स, वो सारे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आप समझ जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो अगला वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। कहीं भी कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो आप मुझे ईमेल आईडी cs.bhagwati@gmail.com पे या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। मैं सॉल्यूशंस देने की हर संभव कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।